तो आधुनिक भारत के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर पे पीछे जो 3 गो क्लास हुआ है उस पर हमने डिस्कस किया यूरोपियों का भारत पे आगमन। उसके बाद सेकंड टॉपिक हम लेने जा रहे हैं जिसका चर्चा हम पहले ही सिलेबस में किए हैं। तो इस चर्चा के अंतर्गत सेकंड टॉपिक लेने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। देखिए मध्यकालीन भारत में मुगल शासक या साम्राज्य के अंतर्गत ईस्वी जो डिसाइड किए 1526 से 1857 तक का काल निर्धारण किया गया है, जिसमें राजाओं का शासकों का लिस्ट इस प्रकार है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बाबर का पूर्ण नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर क्वेश्चन आता है। अच्छा, हुमायूं का पूरा नाम क्या था, तो नासिरुद्दीन हुमायूं। क्लियर है। तो इस हिसाब से इस शासक का लिस्ट में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसके बाद नासिरुद्दीन हुमायूं, उसके बीच में जो नासिरुद्दीन हुमायूं के समय में ही बीच में आ गया था अफगानी शासक शेर शाह सूरी, बहुत शक्तिशाली था, वो बीच में राज किया। तो 1540 से 45 और इसका टाइम पीरियड कितना दिया, 1530 से 1556। क्यों दिए हैं, क्योंकि वो बीच में फिर बना था 40 में हट के, उसके बाद ये भाग गया था, उसके बाद फिर पुनः बाद में आके शासक बना हुमायूं। उसके बाद तीसरा नंबर में है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। देखिए इसको लिस्ट में सीरियल इसीलिए नहीं किया जहाँ शेरशाह सूरी को, क्योंकि ये अफगानी शासक था, अब मुगल का हम लिस्ट बनाया। तो उसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उसके बाद जहांगीर का नाम आता है 1605 से 27 के अंतर्गत, शाहजहां 1627 से 58, उसके बाद औरंगजेब 1658 से 1707। यानी कि यहाँ तक के लिस्ट में, यानी कि 1 नंबर से लेके यहाँ तक हम ये पढ़ेंगे, ये पढ़े हुए हैं कि मुगल साम्राज्य का उदय। इसके अंतर्गत हम अपना ही हिसाब से डिसाइड करें। मुगल साम्राज्य का उदय इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सब कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को आगे ले जाने का कोशिश किया, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। लेकिन डिक्लाइन औरंगजेब के मृत्यु के बाद ही शुरू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ के बाद जो बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, उसके बाद फरुख सियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अंतिम मुगल साम्राज्य। तो इसका जो चर्चा है, ये उसका चर्चा जो करेंगे यही इसी टॉपिक में करेंगे, मुगल साम्राज्य का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, में इसका हम चर्चा करेंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक हम मध्यकालीन में पढ़ाए हैं। अब यहाँ से बहादुर शाह प्रथम से यहाँ का जो नीचे का जो भी टॉपिक है उसको हम अब लेने जा रहे हैं किस आधुनिक भारत के अंतर्गत। सेकेंड टॉपिक, पहला टॉपिक यूरोपीय का भारत में आगमन और सेकेंड टॉपिक में लेने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य का पतन। आइए देखते हैं मुगल साम्राज्य का पतन, आधुनिक भारत और अध्याय 2 लेसन 2, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत अध्याय सेकंड में इसको हम लेने जा रहे हैं, मुगल साम्राज्य का पतन। देखिए इसका कारण क्या क्या था इसके साम्राज्य का पतन का। औरंगजेब की खराब नीतियां, औरंगजेब से यहाँ तक नीति शाहजहां तक सही था, औरंगजेब से ही खराब नीति और निःशक्त शासक आना प्रारंभ हो गया, स्टार्ट हो गया। तो पहला पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट, औरंगजेब की खराब नीतियां एवं निःशक्त उत्तराधिकारी के कारण इसका साम्राज्य औरंगजेब के समय से ही डिक्लाइन होना प्रारंभ हो गया, पतन होना प्रारंभ हो गया। उसके दरबार में गुटबंदी, मतलब क्या, बेटा जो भी है सबका एक अलग अलग गुट में विभाजित हो जाना, ये मेन रीजन रहा मुगल साम्राज्य का पतन का। तो इसके दरबार में, मुगल के दरबार में गुटबंदी होना प्रारंभ हो गया। मराठों का उदय, चूंकि उस साइड मुंबई वगैरह के साइड में मराठों का उदय होना एक स्टार्ट हो गया था, एक नया शक्ति के रूप में उभरना शुरू हो गया था मराठा। तो ये भी एक रीजन रहा है इसका। तो मराठों का एक नया राज्य, मराठों का उत्थान होना शुरू हो गया, उससे भी अब मुगल शासक को टकराना है, तो वो भी एक चुनौती था। तो मराठों का उदय एवं उत्थान, उसका नया शक्ति के रूप में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, इसी का एंट्री हुआ है इस बीच में। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, संजय दत्त का एंट्री हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे अजय देवगन का भी एंट्री है, इसीलिए है क्योंकि उसमें है एंट्री। अभी फिल्म जो निकला था कुछ दिन पहले,
अजय देवगन जो बनाया फिल्म, क्या नाम था? नहीं, कुछ था वो, पता नहीं, नाम हमको याद नहीं। तो उसके बाद नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, संजय दत्त का भूमिका में आएगा। उसके बाद यूरोपियों का भारत पर आगमन भी एक चुनौती इसके लिए बन गया था, मुगल साम्राज्य के लिए। और इसके शासन में एक स्थिर केंद्रीय शक्ति का अभाव था, एक एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट का कमी था, एक स्थिर केंद्रीय प्रशासन का कमी था। अब आते हैं, अब स्टार्ट कीजिए उत्तर मुगल साम्राज्य। उत्तर मुगल का कहने का मतलब मुगल के बाद उत्तर मुगल उत्तरकालीन मुगल। अब इसके विषय में देखते हैं कि जब 3 मार्च 1707 ईस्वी को 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब के मृत्यु के बाद उसके पुत्र जो थे मोहम्मद आजम और कामबख्श, ये जो उसका पुत्र था, उसके पुत्र में उत्तराधिकारी के लिए एक दूसरे से झगड़ा, युद्ध होना प्रारंभ हो गया था। तो यही यहाँ जो है दरबार में गुटबंदी जो हो रहा था, इसका मेन रीजन यही था कि 3 मार्च 1707 को मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए उसके पुत्र कौन कौन थे? मोहम्मद मुअज्जम, उसके मोहम्मद आजम और कामबख्श में प्रारंभ हो गया था, युद्ध प्रारंभ हो गया। कैसे? तो मोहम्मद मुअज्जम जो है सबसे बड़ा पुत्र था, उसको देखिए राजधानी इसका जो 12 सूबे उसको मिला था, उसका राजधानी था दिल्ली और काबुल। तो ये राजधानी दिल्ली और काबुल जो मिला था, उसका सूबेदारी इसको मिला, बड़ा बेटा को। और दूसरा जो है मोहम्मद आजम को गुजरात, आगरा, मालवा और दक्कन की सूबेदारी प्राप्त हुआ। और तीसरा बेटा है, उसका नाम कामबख्श, उसको मिला बीजापुर, हैदराबाद की सूबेदारी। अलग अलग में बांट दिया गया। तो एक दूसरा में कहेगा तुमको ज़्यादा मिल गया, हमको कम मिला, हम ये लेंगे, हम वो लेंगे। इसके चक्कर में तय है जो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होगा। अब क्या किया ये बड़ा बेटा कि यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से लिस्ट बना दिया। 18 जून 1707 को इससे लड़ाई कर लिया, मोहम्मद आजम से लड़ाई कर लिया। और अब क्या किया कि इसी का मोहम्मद मुअज्जम 13 जनवरी 1707 को कामबख्श को से लड़ाई कर लिया हैदराबाद में, एवं उसको हरा दिया एवं उसको मार दिया। यही मोहम्मद मुअज्जम 1707 में ही, यानी 1707 में कांड किया। ये कांड ये तो 9 में किया है, तो 1707 में मोहम्मद मुअज्जम शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठता है। अब हम इसके सिंहासन अब हम इसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के विषय में। टाइम पीरियड क्या रहा? 1707 से 1712, 5 साल राज किया। इसके विषय में देख रहे हैं। अब धीरे धीरे जो भी लिस्ट में आता जाएगा सबको सीरियल बाय में हम पढ़ते जाएंगे। चलिए, तो डिक्लाइन के अंतर्गत हमने क्या क्या कारण था मुगल साम्राज्य के पतन का वो देखे। उसके बाद आते हैं, चर्चा करते हैं पहला बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम, जिसका टाइम पीरियड जो है 1707 से 1712 तक रहा है। चलिए, इसको उपाधि जो दिया गया है शाह ए बेखबर का उपाधि खपी खान के द्वारा प्रदान किया गया। खपी खान के द्वारा इसे शाह ए बेगम की उपाधि प्रदान किया गया है। 63 वर्ष के उम्र में शासक बना था। देखिए, सूर्य रेखा बुढ़ारियों में अव्वल पर पहुंचा सकता है ना, यानी कि 63 वर्ष के उम्र में सफलता प्राप्त किया। अब यहाँ पता चला 63 की उम्र में आदमी रिटायर होकर घर बढ़ जाता है। सरकारी नौकरी में तो यही होता है। तो 63 वर्ष के उम्र में ये शासक बना, और यह एक यह जो था बहादुर शाह शांति प्रिय नीति अपनाई। नहीं बोला मार झगड़ा में क्या रखा है, आइए प्रेम से सुलझाते हैं। तो शांति प्रिय नीति अपनाई। चलिए, साहू जी मराठा शिवाजी का पौत्र है। पौत्र का मतलब ग्रैंड सन। शिवाजी का ग्रैंड सन है, जिसको
1689 से ही यह कैद में था, मुगलों की कैद में था। इसको इस शासक बनते उसको कैद से मुक्त कर दिया एवं मराठों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया था। नहीं मतलब साहू जी महाराज को जो साहू जी जो 1689 से ही मुगल शासक के गिरफ्त में था, कैद में था। साहू जी कौन था? शिवाजी का पौत्र था। तो ये 1689 से ही मुगल शासक के कैद में था, उसको ये शासक बनते ही कैद से मुक्त कर दिया एवं मराठों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया था। हो गया। चलिए, इसके समय यानी बहादुर शाह के समय बंदा बहादुर शाह के समय, इसके समय एक नाम है बंदा बहादुर, सिख नेता था। उसने क्या किया? सरहिंद पर, सरहिंदी भी बोलते हैं या सरहिंद पर जीत हासिल कर लिया, सरहिंद को कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया। इसको ही क्या किया? 1711 ईस्वी में मुगल शासक पुनः इसको जीत के अपने राज्य में मिलाया सरहिंद को। क्लियर। अब आते हैं 1711 ईस्वी में डच शिष्टमंडल, डच का एक दल, डच का दल, यह यूरोपियन निवासी डच का एक शिष्टमंडल इसके दरबार में आता है, जहां पर उसका स्वागत एक पुर्तगाली स्त्री जिसका नाम था जूलियाना नाम का एक पुर्तगाली स्त्री था, उसने इसका भव्य स्वागत किया था। ठुमका लगा के हो चाहे जैसे भी हो, भव्य स्वागत किया था। इससे खुश होकर बहादुर शाह जफर ने इसको बीवी या फिदवा की उपाधि प्रदान की थी। किसको? पुर्तगाली स्त्री जूलियाना को। और उसके बाद आते हैं सर सिडनी का कथन है। इसके कथन, सर सिडनी के कथन के अनुसार यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते। सही सुन था, अच्छा शब्द कहा जा सकता है कि अच्छा आदमी था, ठीक ठाक था, मैचेबल था, सही मराठा वगैरह से सही संबंध था, शांतिपूर्ण नीति अपनाता था, तो सही होगा। तो सर सिडनी के कथनानुसार यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं, इसका मृत्यु 27 फरवरी 1712 ईस्वी को हो गया। जब मृत्यु 27 फरवरी 1712 को इसका मृत्यु हो गया तो पुनः, अब चूंकि शासक खत्म हो जाएगा तो पुनः उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होना स्टार्ट हो गया। अब इसका पुत्र सब जो है उसके विषय में देख लीजिए। जहांदर शाह, अजीम उस शाह, रफी उस शाह और जहान शाह, 4 गो पुत्र है। 4 गो पुत्र में फिर फंस गया धर्म युद्ध, शीत युद्ध। नहीं, जैसे अभी इंडिया उसमें फसल है, शीत युद्ध क्या आप बोल सकते हैं? अब इसको तो मारपीट करने लगा तो शीत युद्ध तो बोल नहीं सकते हैं। तो शीत युद्ध जो फंसा हुआ था, तो इस चारों में गृह युद्ध फंस गया। मतलब गृह युद्ध, घर में युद्ध, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध, तो फंस गया। तो जिस उत्तराधिकारी के युद्ध के कारण ये जो है बहादुर शाह का लाश 1 महीना तक पड़ा ही रहा, कोई दफन ही नहीं किया। हमको आशा करते हैं कि उस समय तो सड़ गया होगा। नहीं, 1 महीना जब लाश पड़ा रहेगा तो सड़ ही गया होगा। कोई 1 महीना तक उसका कोई पुत्र दफन नहीं किया। उत्तराधिकारी के लिए युद्ध चल रहा था। ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदर शाह, यानी कि ये जहांदर शाह सम्राट बना, गद्दी संभाला। किसके सहायता से? जुल्फिकार खां की सहायता से। क्लियर हो गया। अब आते हैं यही जो इसके विषय में जो जहांदर शाह शासक बना, शासक के विषय में जान लेते हैं। जहांदर शाह जिसका टाइम पीरियड है 1712 से 1713 ईस्वी के बीच। अब इसके समय जो चूंकि इसके सहायता से बना था, जुल्फिकार, क्या नाम है, जुल्फिकार खां की सहायता से ये बना था, शासक बना था। तो इसके समय यानी जहांदर शाह के समय वास्तविक जो शक्ति था जुल्फिकार के पास था, और यह इसके समय में प्रधानमंत्री पोस्ट पर था। कौन पोस्ट पर था?
मंत्री के पोस्ट पर था जुल्फिकार। अब ये क्या किया, जहांदर शाह क्या किया, आमेर के जो राजा था सवाई जय सिंह, आमेर के जो राजा था सवाई जय सिंह, उसको क्या किया है कि मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया एवं उसे मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। हो गया, कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद आते हैं मारवाड़ के जो राजा थे अजीत सिंह, मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह, उसको गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया एवं उसे महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। हो गया कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद आते हैं इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया, इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया एवं लाल कुंवरी नाम के स्त्री से प्रेम करता था। नहीं, प्रेम संबंध अभी नहीं है, पहले के भी राजा महाराजा प्रेम किया करते थे। तो लाल कुंवरी नाम के स्त्री से प्रेम करते थे और मराठों को दक्कन में चौथ एवं सरदेशमुखी वसूली का अधिकार प्रदान किया था। लेकिन वसूली कौन कर रहा था? मुगल शासक ही इसका वसूली किया करते थे। अच्छा, इतिहास में क्वेश्चन पूछ दिया है प्रीवियस ईयर में जाके बीपीएससी में कि लंपट मूर्ख के नाम से इसको जाना जाता था। याद कर लीजिए, क्वेश्चन कंपलसरी या पूछेगा ही। लंपट मूर्ख के नाम से जहांदार शाह को नाम जाना जाता है इतिहास में। चलिए, फर्रुख सियर क्या किया, सैयद बंधुओं की मदद से इसका विकेट गिरा दिया। 11 फरवरी 1713 में इसको विकेट आउट कर दिया, यानी मार दिया, पराजित कर दिया। उसके बाद मार दिया। मारने के बाद क्या किया, खपी खा जो इसको बहादुर शाह को शाह बेखबर का उपाधि दिया था, वो खपी खा क्या बोला कि नया शासन काल जो अब चालू होगा उसमें चारणों, गायकों, नर्तकों और नाट्य कर्मियों, ये जितना भी वर्ग है सब के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार हो गया है। यह है मतलब सबका कहीं ना कहीं महत्व दिया जाता होगा, गायकों को, नर्तकी को, नाट्यकर्मी को, सबको एक महत्व दिया जाता था। तो अब आगे इसके विषय में चर्चा कर लिए। उसके बाद जहांदार शाह के विषय में चर्चा कर लिए। अब हम फर्रुख सियार, चूंकि इसको मार दिया, अब फर्रुख सियर के विषय में अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो आते हैं, दूगों का चर्चा कर लिए हैं। उसके बाद अब तीसरा नंबर में स्थान है बहादुर शाह का चर्चा हमने किया। उसके बाद हमने चर्चा किया जहांदार शाह। उसके बाद आप चर्चा करें फर्रुख सियर 1339 से 1319 टाइम पीरियड। अब क्या हुआ, सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल के नेता थे सैयद बंधु अब्दुल्ला खां, क्या नाम था, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली के सहायता से यह गद्दी पर बैठा था। चूंकि पिछला शासक को मारने में भी यह मदद किया था, तो सैयद बंधु मदद किया था मारने में। तो अब क्या किया, सैयद बंधु अब्दुल्ला खां जो हिंदुस्तानी दल का नेता था एवं हुसैन अली के सहायता से यह गद्दी पर बैठा, एवं गद्दी पर बैठते ही अब्दुल्ला खां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया एवं हुसैन को मीर बख्शी के पोस्ट पे नियुक्त किया। क्लियर हो गया। अब क्या करा है कि सैयद बंधु अब्दुल्ला को फर्रुख सियर के द्वारा दिया गया उपाधि, क्या क्या उपाधि दिया गया है, नवाब कुतुब उल मुल्क, यमीन उद दौला, सैयद अब्दुल्ला खां बहादुर, जफर जंग, सिपह सलार और यार ए वफादार का उपाधि प्रदान किया है। मतलब इतना नाम इसको उपाधि दिया है। चलिए आते हैं, हुसैन अली को भी उपाधि दिया गया जो मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया गया था। उसको क्या दिया है, उमादुल मुल्क, अमीर उल उमरा, बहादुर फिरोज जंग और सिपह सरदार, उसे सलार इसे सरदार का उपाधि प्रदान किया है। देखिए, इसके समय में सिख नेता जो था बंदा बहादुर, पीछे से चलता रहा था, इसका हत्या कर दिया गया था इसी के समय। फर्रुख सियर के समय सिख नेता जो था बंदा बहादुर, उसका हत्या कर दिया गया था। सैयद बंधु जो है
सैयद बंधु जो है, यही सैयद बंधु मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से, सैयद बंधु मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से इसको, किसको, फर्रुखसियार को मार दिया था। क्या समझे, फर्रुखसियार को हत्या कर दिया था। और इसको इतिहास में एक घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि उसका नाम दिए थे लंपट मूर्ख जहांदर शाह को, तो इसको घृणित कायर इतिहास में कहा जाता है या था। चलिए अब आते हैं अगला, अगला है, ऐसे करके मार दीजिएगा स्टार, कुछ भी अपना भाषा में जिसको जैसे दर्शा सकते हैं। रफी उद दर जात, दर दरजात, रफी उद दरजात 28 फरवरी से 4 जून 1719, मतलब 28 फरवरी से 4 जून 1719 के बीच में ही शासक रहा। मतलब कि सबसे कम उम्र, मुगल शासक का सबसे कम समय तक शासक रहने वाला यही है। रफी उद दरजात 28 फरवरी से 4 जून तक रहा था मात्र शासक, और यह भी सैयद बंधु की सहायता से गद्दी पर बैठा था। हो गया क्लियर। चलिए रफी उद दौला, रफी उद दौला 6 जून को गद्दी पर बैठा एवं 17 सितंबर को गद्दी से हटा दिया गया, मतलब इतना ही दिन ये गद्दी पर रहा। और ये भी गद्दी पर बैठा है किसके, सैयद बंधु की सहायता से, और शाहजहां द्वितीय की उपाधि इन्होंने ली थी। शाहजहां द्वितीय के भी नाम से रफी उद दौला को जाना जाता है। चलिए अब आते हैं उसी लिस्ट को, मुगल सम्राट के जो लिस्ट है उसी लिस्ट में फर्रुखसियर, और चौथा लिस्ट में आ गए, जो लिस्ट हम दिखाए हैं उसमें आ गए कि मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और 1719 से 48 तक टाइम पीरियड है, मतलब तय है कि लंबा टाइम पीरियड है। अब कह रहे हैं कि यह भी सैयद बंधु की सहायता से गद्दी पर बैठा नहीं, उपाधि लिया मोहम्मद शाह का। रोशन अख्तर सैयद बंधु की सहायता से 1719 में गद्दी पर बैठा एवं मोहम्मद शाह की उपाधि ली थी। हो गया क्लियर। अब कह रहे हैं कि इसके समय ही सैयद बंधु का अंत हुआ एवं उसका हत्या 1722 ईस्वी में कर दिया गया था। हो गया क्लियर। अब आते हैं इसके ही समय में, मोहम्मद शाह के समय में, क्वेश्चन बहुत कंपलसरी है, इस चीज को याद रखिएगा। जैसे तैमूर का आक्रमण उस समय में किसके समय में हुआ था, तैमूर का आक्रमण किसके समय में हुआ था, तुगलक वंश के अंतर्गत उसका हमला हुआ था। तो एग्जैक्ट जो 1498 से एकदम 100 बरस पीछे, तो 1398। उसी प्रकार मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ। नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के समय में ही 1739 ईस्वी में इसका आक्रमण हुआ। देखिए इसका टाइम पीरियड 1719 से 48 की इसका आक्रमण हुआ। और अंतिम शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। मुगल शासक का वो कौन ऐसा शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था, तो मोहम्मद शाह। क्लियर हो गया। तो यह यहाँ है कि अंतिम शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। बंगाल अवध इसके ही समय में, बंगाल अवध हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया था, एक स्वतंत्र प्रांत बना लिया था, जिसका चर्चा हम अब नवीन राज्यों में जो उत्थान जो चैप्टर में लिखा है लिस्ट में, सिलेबस में, एक नए शक्तियों का उदय, तो उसी में हम बंगाल अवध हैदराबाद इस सब का अलग अलग करके उसमें पढ़ेंगे। तो इसी के समय बंगाल अवध हैदराबाद स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ था। चलिए अहमद शाह अब्दाली आ गए संजय दत्त पर। तो अहमद शाह अब्दाली 1748 ईस्वी में इसके ही समय में आक्रमण किया था। और यह अहमद शाह अब्दाली जो है नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। क्लियर है, उत्तराधिकारी था। और इन्होंने भी 1720 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। कितना शासक है जो जजिया कर को स्टार्ट किया और जजिया कर को बंद किया। हमको तो लग रहा है कि जिस समय जजिया कर का लिस्ट बनेगा या बनाया जाएगा, कभी बता देंगे, उस समय ही जैसे सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक किसने स्टार्ट किया किसने बंद किया, सब का एक लिस्ट ही बना दिया जाएगा। क्या, चलिए
1720 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अब जानते हैं नादिर शाह के विषय में। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन भी इसे कहा जाता है। 1739 में भारत पर आक्रमण किया। भारत पे आक्रमण कब किया? पंजाब पे आक्रमण किया और इंडिया पर आक्रमण किया 1739 में। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। यह फारस का शासक था। कहाँ का शासक था? फारस का शासक था। तहमास्प शाह की मृत्यु 1736 में हुई। उसके बाद यह नादिर शाह फारस का शासक बन गया। क्लियर हो गया? 11 जून 1738 को 11 जून 1738 को गजनी में प्रवेश लिया। पर गजनी उसका क्षेत्र था। गजनी में प्रवेश लिया एवं काबुल का जो शासक था नादिर खां, वो बगैर लड़ाई किए, बगैर युद्ध किए इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी नादिर शाह की। चलिए अब आते हैं अटक के स्थान पे। अटक एक जगह है, उसके स्थान पर सिंधु नदी, ऐसे करके जो पाकिस्तान परिक्षेत्र है, मान के चलिए इंडिया ऐसे करके बांटे तो इधर से ही आएगा नहीं, तो अटक के स्थान पर सिंधु नदी पार किया और लाहौर पे कब्जा कर लिया। क्या समझे? उस समय तो इंडिया बड़ा था ना, वो अभिन्न पाकिस्तान का संदर्भ है। तो अटक के स्थान पर सिंधु नदी पार किया और लाहौर पर कब्जा कर लिया और फरवरी 1739 ईस्वी को पंजाब पर आक्रमण किया, जिसको इतिहास में करनाल युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब हम करनाल युद्ध के विषय में आगे के क्लास में कल पढ़ा जाएगा। क्या कोई दिक्कत की अभी और पढ़ाया जाए? कल पढ़ाया जाएगा। करनाल के युद्ध से कल चर्चा चलेगा एवं जो इसका लिस्ट में जो बचा है उसके विषय में भी कल चर्चा कर लिया जाएगा। तो आप लोग यूट्यूब वाले, आप लोग इसको वीडियो देखिए और उसके बाद अपने भाषा में लिखने का प्रयत्न कीजिए, अपने भाषा में उसको नोट बनाने का कोशिश कीजिए वीडियो देख के। और वीडियो अगर समझ में आता है, लेक्चर समझ में आता है, तो आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बंद कीजिए।